फिजिक्स 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 ये सब्जेक्ट बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कईयों को मुश्किल लगता है, कईयों को आसान भी लगता है, ऐसी बात नहीं है कि। मगर अगर मेरी पर्सनल लाइफ पूछूँ तो शायद बाकी सब्जेक्ट जैसे अगर मान ली पीसीएम की बात करता हूँ मैं, तो पीसीएम बेसिकली अगर देखूँ तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बेसिकली ये दोनों सब्जेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं आप डंडे वंडे खा के टीचर के कर पाते हो, मगर यहाँ पर आप हेल्पलेस फील करते हो। अगर आपको एक इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है तो आपको ये टर्मिनोलॉजी भी समझ में नहीं आती कि बात को किस बात पे रही है। लेकिन अपने इस एक्सपीरियंस से मुझे इतना ज़्यादा पता लगा है कि इतनी इस बात के बारे में पता लगा कि बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है आपसे, और किसी लेवल पे अगर मैं जेई के लेवल पे मैथमेटिक्स की बात भी करूँ तो ये सब्जेक्ट आपसे क्या डिमांड करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छे ढंग से आएगी इसके बारे में। आप एक रूम में जाते हैं जहाँ पर आपको कोई सामान देखना है। अगर रूम ऑर्गेनाइज्ड है तो आपके लिए आप आंख बंद करके भी जाओगे तो भी आपको वो सामान मिल जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर रूम ऑर्गेनाइज नहीं है या आपको नहीं पता कि आपने कल चीज़ उठा करके कहाँ रख दी थी, तो आपको ढूंढने में उसको टाइम लगेगा। यही काम फिजिक्स के साथ है। फिजिक्स बेसिकली क्या है कि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट इनका ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से माइंड के अंदर करना है या पेपर के ऊपर रख के करना है। आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा। मगर ये डिमांड करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि चीज़ें स्पष्टता के साथ क्लैरिटी के साथ रखी हों, जहाँ से उनको ढूंढ पाना जब ज़रूरत का टाइम आए तो वो आसान हो। तो मेरा मानना यही है। अब मुश्किल भी लग सकता है उसके बावजूद और आसान भी लग सकता है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितना इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प कर सकती है इस सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए, तो उसी पर्सपेक्टिव से इस लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शेर है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, वो ये कि मंजिलें मिले या ना मिले ये किस्मत की बात है। मंजिलें मिले या ना मिले ये किस्मत की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो इसी चीज़ के साथ मैं विक्रम शर्मा फिजिक्स के इस छोटे से लेक्चर में आपका वेलकम करता हूँ। और मेरे एफर्ट सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे रहेंगे कि हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बट वाई कैसे क्या हुआ है इनके बारे में बात कर सकें, टर्मिनोलॉजी को समझ सकें और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज वे से रख सकें कि किसके बारे में अगर पूछा जाए तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पता है बेसिकली। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने चैप्टर वन डायमेंशनल मोशन की। तो वन डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले तो बात करते हैं मोशन की। मोशन इटसेल्फ क्या है। मोशन के अंदर एक चीज आपको समझनी है यहाँ पर, वो ये कि मोशन बेसिकली रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या, चाचे ताऊ आपका ऐसा नहीं है ये रिलेशन में है। रिलेटिव से मेरा सेंस ये है कि आप कहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ये मैटर करता है मोशन के साथ। बेसिकली देखेंगे आप कैसे, एक पेड़ है, आप उसके सामने खड़े हो, दोनों स्टेशनरी है, कोई इशू की बात नहीं। आप कहोगे कि ये रेस्ट पे है पेड़, क्योंकि आप इसको रेस्ट पे देख रहे हो। लेकिन आपका एक फ्रेंड जो पीछे से एक बाइक या स्कूटी पे जा रहा है, उसको ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, तो उसके लिए ये क्या है, पेड़ एक मोशन के अंदर है, वो कहेगा क्या ये तो मोशन में है। तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि ऑब्जर्वर दो है। एक आपको, जब आपने ऑब्जर्व किया पेड़ को तो आपको रेस्ट पे लगा, और जब आपके दोस्त ने उसको ऑब्जर्व किया जो कि मोशन में था विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्री, तो आपको लगेगा कि भैया ये मोशन, उसको ये लगेगा कि ये मोशन में। तो इस तरीके से मोशन रिलेटिव है। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कोई पहाड़ है, वो हमें लग सकता है स्टेशनरी है, मगर अगर मैं उसको मून से देखूं तो मुझे वो रोटेट करता हुआ दिखाई दे सकता है एक्सिस के अबाउट। अगर मैं उसको सोलर सिस्टम के बाहर देखूं तो मेरे को दूर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि गैलेक्सीज सारे स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसा कि अभी फिजिक्स के एडवांस उसमें कॉन्सेप्ट है। चलिए इसके बारे में बात इतना कह सकता हूँ अभी के लिए कि आपको सिर्फ ये देखना है कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है। ये मैटर करता है कि मोशन को किस तरीके से आप मेंशन कर पाओगे। ठीक है, तो पहली बात रिलेटिव है। दूसरा इशू ये है कि मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं। मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन बदल रही है, तो आप कहोगे कि वो ऑब्जेक्ट है किस चीज में है, मोशन में है। तो वहां पर भी कोई इशू समस्या नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट को मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या बातें हैं।
पहला आपके पास रिलेटिव, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, रिलेटिव है। दूसरा आपके पास क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन के बारे में अगर बात करूं विद टाइम, चेंज इन पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट की हो रही है तो मैं क्या कहूंगा कि वो ऑब्जेक्ट किस चीज में मोशन में है। तो ये बात भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बच गया, वो क्या, पोजीशन। इस पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पोजीशन चेंज हो रही है, ये पोजीशन होती ही क्या है, तो इनके बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। लेकिन अभी जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पोजीशन, ये मोशन की डेफिनेशन हो गई है, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट विद टाइम। आपके पास थर्ड आ गया रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है, वन डायमेंशनल मोशन, या फिर आप कन्फाइंड हो कि आप एक ही डायरेक्शन में मूव करोगे, आगे पीछे जा सकते हो, ऊपर नीचे जा सकते हो, अंदर बाहर कर सकते हो, मगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन या एक ही एक्सिस के अलोंग चलते रहोगे। फॉर सिंप्लिसिटी हमने 3 एक्सिस डिफाइन की हुई हैं, ये आपकी 3 एक्सिस है। आप किन में से कोई भी एक एक्सिस का चुनाव कर लो, आप उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग घूमते रहोगे, तो आप कैसा मोशन कर रहे हो, रेक्टिलिनियर मोशन आपका है। तो ये टर्म आपको यहाँ पर समझनी है। अगर मोशन कन्फाइंड है एक डायमेंशन के अलोंग तो आप क्या कहोगे, या एक एक्सिस के अलोंग तो आप कहोगे, या स्ट्रेट लाइन के अलोंग कन्फाइंड है। बेसिकली अगर जनरल टर्म में बात करूं तो आप क्या कहोगे कि मोशन कैसा है, रेक्टिलिनियर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में ये बात यहाँ पर आपको रखनी है। कोई भी मोशन को जैसे हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स में। अगर कोई मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मतलब कोई कार है, कोई बस है, कोई जीप है, वो मोशन कर रही है बेसिकली। अगर वो मोशन कर रही है, जो वो डिस्टेंस वगैरह ट्रेवल कर रही है, उसकी डायमेंशन देखो। मान लीजिए उसने 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसकी खुद की डायमेंशन, मतलब वो गाड़ी थी जो वो लंबी थी 2 मीटर या 3 मीटर लंबी थी, लेकिन उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 1000 किलोमीटर का। तो मैं क्या कहूँगा कि जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है उसके कंपैरिजन में उसकी खुद की डायमेंशन जो कि 2 या 3 मीटर है, तो वो कुछ मैटर नहीं करती, तो मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ और उस ऑब्जेक्ट को कैसे मान सकता हूँ, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब कैसे, आपके पास ये एक 100 किलोमीटर का ट्रैक है A to B, आपकी गाड़ी है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है, हालांकि डायमेंशन में नहीं है, एक मतलब उसकी। तो ये जो 1 मीटर की गाड़ी है, ये इसको A से B तक ट्रेवल करती है। इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100 into 1000 मीटर, मतलब 1 लाख मीटर ये गई है, और इसकी खुद की डायमेंशन कितनी है, 1 मीटर। तो यहाँ से आपको ये बात देखनी है कि भैया इसने तो 1 मीटर की डायमेंशन होते हुए, तो आप इसको क्या मानोगे, जो इसने डिस्टेंस कवर किया उसकी रिस्पेक्ट में इसकी डायमेंशन कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। और इसी इग्नोरेंस के चक्कर में हम लोग इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसको बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअली देखना है। तो कोई ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब ट्रीट करेंगे, अब 1 मीटर था ये, लेकिन अगर मान लीजिए एनसीईआरटी के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन है, आपका 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है और आपने उसको 2 मीटर की हाइट से नीचे गिराया, तो अब उसने क्या किया, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन उसकी खुद की डायमेंशन भी 1 मीटर है। ये कंपेरेबल है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा था कंपेरेटिव टू इट्स डायमेंशन। तो आप वहां पर क्या कहोगे कि भैया ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ कंसीडर करना इसको ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये है। हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो ऑलमोस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, जब तक कि स्टेट ना किया जाए कि इसको ट्रीटमेंट ऐसा नहीं देना है। दूसरी बात, पॉइंट ऑब्जेक्ट की भी अपने पर्सपेक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ और सन के बीच का रिलेशन निकालूं, तो अर्थ काफी बड़ी है क्योंकि हम इसके ऊपर खड़े हैं, तो आप एक समझ सकते हो कि ये हम इसको काफी बड़ा है तो वो मान सकते हैं प्लेनेट, और ये आपका सन है। इनके बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, और अर्थ की डायमेंशन जो है वो है 13,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो आप देखोगे कि 15 करोड़ कहाँ हुआ, 13,000 किलोमीटर कहाँ हुआ। तो इसके कंपैरिजन में हम लोग अर्थ को, उसकी डायमेंशन को इग्नोर कर सकते हैं, और इसी इग्नोरेंस के अंदर हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को ये ट्रीट कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट का, कि हमें ट्रीटमेंट देते वक्त ये देखना है कि डायमेंशन कितनी कंपेरेबल नहीं है, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसकी बात करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर
पॉइंट ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें। उसके अलावा एक पैराग्राफ के अंदर एक टर्म और आती है, मैं होल्ड कीजिए बस 1 मिनट। तो घबराने की तो मेरे ख्याल से फिजिक्स के अंदर कोई बात नहीं आएगी, सिर्फ आपको इन सब चीज़ों को ऑर्डर में रखना है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज के साथ इसमें, वो क्या है आपकी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। फोर्थ आ गया आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आ गया हमारे पास फिफ्थ है काइनेमेटिक्स। ये भी आजकल बड़ी यूजफुल टर्म, या फिर आप लोग स्मार्ट हो, सारे जनरेशन में इशू नहीं रहते हैं, तो आपको ऑलरेडी शायद पता भी उसके बारे में। सिंपल सी एक टर्म है ये। इसके अंदर क्या कहा गया, मान लेते हैं कि एक बॉल रखा हुआ, एक बच्चे ने आया उसको किक किया और बॉल ने मूव करना शुरू कर दिया। बॉल के पास कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ एक्सेलरेशन भी उसके पास होगा, अगर वो अर्थ पे किसी सरफ अपने फर्श पे उसको किक किया, बच्चे ने किक किया, और कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी वो कवर करेगी। तो पर्टिकुलर इशू यहाँ पर ये है कि हमारा कंसर्न ये नहीं है कि उस बच्चे ने कितनी जोर से या कितनी धीरे से उसको हिट किया है। हमारा कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ उस बॉल पे फोकस करते हुए ये पता करना कि बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी उसकी वेलोसिटी थी और कितना उसका एक्सेलरेशन था। सिर्फ हमारा कंसर्न ये है, किसने उसको मारा, किस फोर्स से मारा, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। इन द सेंस के हम कह सकते हैं कि अगर हम कोज के ऊपर बात ना करके सिंपली उसकी ये पैरामीटर जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर्टिकुलरली, अगर हम इसके बारे में बात करें, सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में अपने आप को रखें, फोर्स वगैरह की, उसके कोज की चिंता ना करते हुए, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो फील्ड है सिर्फ जिसमें कोज को नहीं देख रहे हैं हम लोग, तो उसको क्या कहूँगा मैं, काइनेमेटिक्स। फिजिक्स की उस ब्रांच को मैं क्या कहूँगा, काइनेमेटिक्स। जब मोशन की स्टडी की जाती है विदाउट द स्टडी ऑफ कोजिंग दैट मोशन, जो आपका वो मोशन कोज कर रहा है उसकी स्टडी ना करते हुए हम लोग जो देख लें। तो ये 4 पॉइंट आपने यहाँ पर समझे। इस पर्टिकुलर के अंदर आपको ये 4 पॉइंट है, पूछ सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ये कैसे होता है, वो कैसे। तो इन बातों को सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज करना कि 4 लाइनें आपने सीख ली है यहाँ पर, या फिर इनके बारे में आपने कुछ आइडिया ले लिया बेसिक। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊँ। आप घर में सबसे लंबे हो, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप सबसे छोटे हो, ठीक है। आपने उस घर की कन्फाइनमेंट के अंदर एक चीज मान ली कि आप सबसे लंबे हो, मान लेते हैं लंबे की बात ही ले लेते हैं, आप सबसे लंबे हो, और उसी बेसिस पे आपने कहा कि मुझे लंबाई के बारे में पता चल गया कि दुनिया में सब ऐसे ही होते हैं और उन सब में मैं सबसे लंबा हूँ। आप गली में गए, आपने देखा अचानक से कि हाँ यार मैं सबसे लंबा हूँ, तो मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सही कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे लंबा आदमी कौन है, वो मैं। लेकिन आप जैसे ही इसके अलावा आप अपनी गली से, मोहल्ले से बाहर गए, आप एक बड़े शहर या गांव में पहुंचे, तो वहां आपने देखा कि आपसे लंबे भी लोग हैं। आपको वहां पर क्या रियलाइज होगा कि जो मेरा कॉन्सेप्ट था, मैंने 10 आदमियों को देखा, उससे मुझे पता लगा कि मैं सबसे लंबा हूँ, तो इसके बेसिस पे ये कह पाना मुश्किल है कि मैं दुनिया में सबसे लंबा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा क्या बोलने का था, आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आपको लगेगा कि मुझे इसकी सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो 2 चीजें होंगी आपके सामने, जब उसको अप्लाई करने की बारी आएगी तो हो सकता है कि आपको ये ना पता लगे कि इस क्वेश्चन में इस किस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन लगेगी बेसिकली, ये कहाँ से मेरे को कान इसका पकड़ना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात एक और हो सकती है, वो ये कि आपने ये 4 बातें पढ़ी हैं, इनसे अलग एक 5वीं बात थी जो कि सिलेबस में नहीं थी मगर क्वेश्चन में पूछ ली गई है। मतलब मैं उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहूँगा, वो आपकी ड्यूटी या टीचर की ड्यूटी है कि उसको आपको बताए। तो 2 चीजें आप क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो सीखोगे कि पहली बात, क्या मुझे कॉन्सेप्ट लगाने भी आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के अलावा। मैंने ये बातें 4 याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्या मैं इसकी एप्लीकेशन भी लगा सकता हूँ, इसके अंदर की बारीकियां भी देख सकता हूँ। दूसरी बात है, कोई चीज़ छूट गई है या कोई चीज़ को देखने का नज़रिए में ये चीज़ भी ऐड मुझे करनी है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको सिखाएंगे वो बातें कि आपको कहाँ पर कमी रह गई है या कितने साउंड आप इसमें हो चुके हो। अगर आपके क्वेश्चन वेल एंड गुड अच्छे ढंग से हो रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो बेसिक आप एक बात याद रखिए मेरी, आप एनसीईआरटी प्लस नीट के लेवल के जितने क्वेश्चंस हैं वो अगर आप कंफर्टेबली सोल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बेसिस पे आपने ठीक ठाक सी नॉलेज गेन कर ली है।
अब मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में क्यों कहा, क्योंकि अगर आप जेई या इनके लिए जाओगे तो वहां आपसे डिमांड की जाएगी कि आपका मैथमेटिक्स भी कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से आपको दोनों ही सब्जेक्ट की एप्लीकेशन का यूज करना पड़ सकता है, और हो सकता है थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।